तो गुरुजी आप बहुत अच्छे तरीके से हर चीज को हमें समझा रहे हाँ हैं, हाँ पर अब हम जानना चाहते हैं कि जैसे हम सूर्य की ही बात कर रहे हैं और हम हाँ भावों हाँ की बहन जी। बात कर रहे हैं, हाँ सूर्य अलग अलग भावों में किस तरह का प्रभाव देता है? हाँ, देखिए बहन जी, कुंडली के बारे में बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने आपको बताया है सूर्य पहले भाव में, जी तो पहले भाव का तो मैंने आपको बता दिया कि जी। उच्च का बेटा है। और सूर्य अगर द्वितीय भाव में बैठा है, लगन मेष से बराबर है, द्वितीय भाव में बैठा है, तो वो होगी वृष राशि, वो स्थिर राशि मानी जाती है। और वृष राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है, तो वो शुक्र की राशि में बैठा है। और शुक्र की राशि में बैठा है तो प्रत्येक ग्रह जहां बैठते हैं वहां से सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो ऐसे ही ये द्वितीय धन भाव में बैठा है और शुक्र के साथ में, शुक्र की राशि में बैठा है, तो वो धन की कमी नहीं होने देगा। और वही बात है किसी कितने अंश पर बैठा है, अंश की बात हम कर रहे थे, कितने अंश पर बैठा है। अगर बलि बैठा है, वो 6 से लेकर 22 अंश तक बैठा है द्वितीय स्थान में, तो जातक को किसी भी व्यापार में, बिजनेस में, नौकरी में या जो भी वो कार्य करेगा उसमें धन की कमी कभी नहीं महसूस होगी। ये द्वितीय भाव में सूर्य फल देता है। तृतीय भाव में अपन करते हैं विचार। तृतीय भाव में आ गया मिथुन राशि, और तृतीय भाव कुंडली के अनुसार माना जाता है सहज, यानी भाई बंधुओं का सहयोग। तो तृतीय स्थान में मिथुन राशि है, और मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि मानी गई है। और मिथुन राशि के स्वामी जो है वो बुध है। अगर मिथुन राशि में तृतीय स्थान में बुध अगर वहां हो तो एक बुध स्वराशि का हो गया, और सूर्य अगर उसके साथ और बैठा है तो ये हो गया सूर्य और बुध युति, बहुत ही अच्छा संयोग। ऐसे तृतीय स्थान में अगर बुध और सूर्य की युति होती है तो जातक को भाई बंधुओं का अच्छा सहयोग मिलता है। यानी चाहे छोटे हो बड़े हो, जो भी भाई बंधु है परिवार से, उसको बहुत ही अच्छा सहयोग मिलता है। और जातक भाई बंधुओं का पालन पोषण करके और भाई बंधुओं से व्यवहारिक करके और एक उन्नति कमाने वाला होता है। चतुर्थ स्थान में जब सूर्य बैठता है, चतुर्थ स्थान में सूर्य बैठता है, तो चतुर्थ स्थान हो गया मेष लगन से कर्क राशि का। कर्क का स्वामी है चंद्रमा, और चतुर्थ स्थान में सूर्य बैठता है तो वही, अगर वो किशोर अवस्था में बैठता है या बलवान अवस्था में बैठता है या वो वृद्ध अवस्था में बैठता है या मृत अवस्था में बैठता है, चतुर्थ स्थान माता का मुख्य माना गया है। अगर सूर्य बलवान होकर के चतुर्थ स्थान में बैठा है चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा की राशि में, तो माता का सुख जातक को बहुत ही अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा सुख मिलता है माता का। पंचम स्थान है विद्या और पुत्र का, और पंचम स्थान मेष लगन से सिंह राशि का हो गया और स्वराशि का हो गया। वहां सूर्य बैठता है तो स्वराशि का यानी सिंह राशि जो होती है वो उसका स्वामी सूर्य माना गया है। तो सूर्य अगर बलवान होकर के पंचम स्थान में सिंह राशि में बैठा है तो एक अपनी राशि पे बैठा है, और अपनी राशि की बैठने के साथ साथ अगर बलवान है तो वो ऐसा जातक बहुत ही अच्छी विद्या प्राप्त करके और उन्नति करता है, बहुत अच्छी विद्या पा करके उन्नति प्राप्त करता है। और संतान सुख यानी पुत्र का सुख भी ऐसे जातक को अच्छा मिलता है अगर पंचम स्थान में सिंह राशि में स्व स्थान में सूर्य बैठा है और बलवान बैठा है। तो फिर छठे स्थान में बैठता है तो छठे स्थान माना गया है शत्रु और रोग का। वहां छठा स्थान हो गया मेष लगन से कन्या राशि का। तो कन्या राशि का स्वामी भी बुध है, तो बुध की राशि में बैठा है तो बुध एक ऐसा ग्रह है जो सभी ग्रहों का मित्र माना गया है। अगर सूर्य छठवें स्थान में बुध की राशि में बैठा है शत्रु और रोग के स्थान में, तो सूर्य अगर बलवान बैठा है तो हमेशा जो जातक है वो शत्रुओं को परास्त करने वाला होगा, हमेशा वो शत्रुओं को परास्त करेगा, शत्रुओं को पराजित करने वाला होगा अगर सूर्य बलवान है और बुध की राशि में बैठा है तो। और रोग की कभी भी उस जातक के प्रति 1% भी कोई ही व्याधा पीड़ा उत्पन्न नहीं होगी।
सप्तम स्थान जो है, इसमें अपन विचार करते हैं कुंडली में सप्तम स्थान से भार्या का यानी दाम्पत्य जीवन का। तो सप्तम स्थान यहां क्या है, तुला राशि में अगर सप्तम स्थान मेष लग्न से सप्तम स्थान तुला राशि का हो गया, तो तुला राशि में सूर्य बैठा है, तो तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाता है, इसलिए सप्तम स्थान में हो गया। और सप्तम स्थान से फिर मैंने आपको पहले बताया कि प्रत्येक ग्रह अपने स्थान से सप्तम स्थान को देखते हैं। तो सप्तम स्थान में तुला राशि में बैठा है, तो वो भी लगन को देख रहा है, मेष लगन जो है उसको भी देख रहा है। तो यहाँ खुद स्वयं शरीर का और दाम्पत्य जीवन का उस जातक को कम लाभ मिलता है, यानी दाम्पत्य जीवन उसका सुख में व्यतीत नहीं होता है। अष्टम स्थान में सूर्य बैठा है, तो अष्टम स्थान हो गई वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि जो है वो मंगल की राशि है। मंगल की राशि में सूर्य बैठा है अष्टम स्थान में, और वही अगर उच्च अंश का है तो आयु वृद्धि करता है, और अगर नीच अंश का है, मृतावस्था में है या बाल्यावस्था में है, तो वो आयु को घटाता है। नवम स्थान में बैठता है सूर्य, मेष लग्न के अनुसार नवम स्थान में बैठा है, तो नवम स्थान होगी धनु राशि। धनु गुरु की राशि है, और गुरु की राशि में सूर्य अगर बलवान होकर बैठा है और वो सप्तम स्थान को देख रहा है, तो यहां से ऐसा जातक क्या है, धर्म के प्रति बहुत ही रुचि रखने वाला होता है। और सूर्य अगर कमजोर अवस्था में बैठा है, बाल्य अवस्था में बैठा है या मृत अवस्था में बैठा है, तो जातक धर्मविहीन होता है, वो धर्म से हमेशा दूर रहता है। और दसम स्थान में सूर्य बैठा है, तो दसम स्थान हो गया मकर राशि। मकर राशि शनि की राशि है, क्योंकि मकर राशि का स्वामी शनि को माना गया है। तो शनि की राशि के स्थान में सूर्य बैठा है, तो शनि और सूर्य शत्रु ग्रह है। तो अब शनि कहाँ बैठा है और वहां से कौन से स्थान को देख रहा है, और सूर्य बैठकर सप्तम स्थान को देख रहा है, तो शनि और सूर्य की जो प्रतिरोधी है उसके अनुसार उस ग्रह उस दसम स्थान का विचार किया जाता है। अगर दसम स्थान में सूर्य ऊंच का होकर बैठा होता है और बलवान है, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक अपने भविष्य में उत्तरोत्तर व्यापार में वृद्धि करता रहता है और उसको पिता का सुख अच्छा मिलता है। एकादश भाव में सूर्य बैठता है, तो एकादश हो गई कुंभ राशि। कुंभ राशि भी शनि की राशि मानी गई है। शनि कुंभ राशि का स्वामी है, मकर और कुंभ का स्वामी शनि है। तो एकादश भाव में भी अगर सूर्य शनि की राशि में बैठा है और कितने अंश तक बलवान बैठा है या वो किस अवस्था में बैठा है, तो वो लाभ के प्रति जातक को वैसा ही प्रभाव देने वाला है। द्वादश स्थान जिसको खर्च का स्थान मानते हैं, द्वादश स्थान खर्च का स्थान है। तो द्वादश स्थान में मीन राशि, मीन राशि वो भी गुरु की राशि होगी। गुरु की राशि पर बैठा है, और गुरु अगर केंद्र में बैठा है और मीन राशि में सूर्य बलवान होकर बैठा है, तो ऐसे जातक को बहुत ही, जिसको मानते अपन कंजूस होता है, वो खर्च करने में कम होता है। और सूर्य अगर वहाँ निर्बल होकर बैठा है, तो ऐसे जातक को भविष्य में अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं। यह है द्वादश भावों का सूर्य का प्रभाव। जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से गुरुश्याम जी भावों के बारे में सभी दर्शकों को आपने जानकारी दी, और आप कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है।